हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र की कक्षा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र में हम यूनिट नंबर 4 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है उसे पढ़ रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 में लगभग हम 90% टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है संस्कृति और विकास, सहायक तथा बाधक के रूप में संस्कृति। देखिए, ये जो टॉपिक है संस्कृति और विकास, यानी संस्कृति का विकास के साथ क्या संबंध है और संस्कृति विकास में किस रूप में सहायक की भूमिका निभाती है और किस रूप में बाधक की भूमिका निभाती है। ये जो टॉपिक है इसी से सिमिलर एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और वो ये है कि सामाजिक संरचना और विकास। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी यही था कि अवरोधक और सुविधा प्रदाता, यानी सामाजिक संरचना ने विकास में अवरोधक और सुविधा प्रदाता दोनों ही रूपों में किस प्रकार से काम किया है। तो वहाँ हमने जो पढ़ा था सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, और यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। यानी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या, हम ये समझ जाएं कि संस्कृति और विकास क्या इनका आपस में संबंध है। दूसरी बात कि संस्कृति और विकास का संबंध है तो संस्कृति किस प्रकार से सहायक के रूप में भूमिका निभा रही है, किसमें, विकास में, और किस प्रकार से ये बाधक के रूप में भूमिका निभा रही है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एक्चुअली देखा जाए ना तो टॉपिक संस्कृति मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो संस्कृति क्या है और डिटेल में आप इसे समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशलॉजी की, उसमें आपको संस्कृति के सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक शॉर्ट मेथड पे यहाँ पे एक बता देता हूँ संस्कृति के बारे में आपको। तो जो संस्कृति है यानी इस पूरे मानव जगत में या जो पूरा विश्व है, मानव द्वारा निर्मित जो कुछ भी है वो क्या है, संस्कृति कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। अब मानव द्वारा निर्मित क्या क्या है, तो यहाँ पर मनुष्य ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए बहुत से भौतिक आविष्कार किए हैं, प्लस निर्माण, यानी मनुष्य ने क्या किया है, न जाने कितने आविष्कार कर दिए हैं, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं। और साथ ही साथ क्या है, जो निर्माण है, जैसे बिल्डिंग बना दी, मकान बना दिए, सड़क बना दिया, ये सब क्या है, भौतिक संस्कृति में सम्मिलित होता है। और ये संस्कृति का कौन सा पक्ष है, मूर्त पक्ष है, यानी इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा पक्ष यह है कि मनुष्य के पास ज्ञान है। इसके अलावा मनुष्य ने परंपरा, प्रथा, विश्वास, इन सभी का भी निर्माण किसने किया है, ये मनुष्य ने ही किया है। ये पहले से ही उपस्थित नहीं था, मनुष्य द्वारा ही ये सब निर्मित है। और इसे हम चूंकि देख नहीं सकते हैं और इसलिए ये क्या कहलाता है, संस्कृति का अमूर्त पक्ष कहलाता है। दोनों को मिलाकर के ही हम संस्कृति बोलते हैं। लेकिन जैसा कि मैकआवर पेस का कहना है कि इसे विशिष्ट रूप में मूर्त संस्कृति को हम क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे, और अमूर्त संस्कृति को ही केवल संस्कृति के नाम से जानेंगे। लेकिन जब भी हम विकास की बात करेंगे तो विकास में हमें दोनों ही पक्ष देखना पड़ेंगे कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों का ही विकास से आखिर क्या संबंध है। नो डाउट भौतिक की अपेक्षा हम अभौतिक संस्कृति का जो पक्ष है उस पर हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से उसे ही संस्कृति माना जाता है जो कैसा पक्ष है, अमूर्त पक्ष है। तो ये एक संस्कृति का मैंने एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। डिटेल में जैसा कि मैंने आपको बताया आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। अब हम दूसरी बात किसकी करें, विकास की। विकास शब्द कोई नया शब्द नहीं है, इसके पहले भी इसको हम बता चुके हैं। और अर्थव्यवस्था में जो विकास शब्द आता है, विकास शब्द
कई सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, यानी सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, राजनीतिक, और आजकल मानव विकास, ठीक है, मानव जीवन में विकास। तो विकास जो शब्द है, यानी आर्थिक वृद्धि होने के साथ साथ जब जीवन की जो गुणवत्ता है, उस जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, तब हम क्या उसे बोलते हैं, हम उसे विकास के नाम से जानते हैं। और विकास के जितने भी कारक हैं, हम उन्हें दो भागों में बांट लेते हैं कि विकास के कुछ कारक कैसे होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, और इसलिए वो विकास आर्थिक विकास की कैटेगरी में आ जाता है। साथ ही साथ विकास के कुछ कारक गैर आर्थिक होते हैं, और विकास का एक पक्ष गैर आर्थिक विकास की श्रेणी में सम्मिलित होता था। विकास की नई अवधारणा समावेशी विकास भी आपके सामने है, और इसे आप भली भांति जानते हैं। तो विकास जो एक शब्द आएगा, उसको आपको समझा देना है कि विकास का जो तात्पर्य है वो जीवन की गुणवत्ता में, मनुष्य का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार से होता है। विकास गुणात्मक रूप में होता है। जैसे देखिए, आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक है, कि पिछले साल 100 करोड़ रुपए थे, इस बार 150 करोड़ रुपए हैं, ये मात्रात्मक है, इसलिए आर्थिक वृद्धि प्रतिशत में आती है। लेकिन जब भी हम विकास की चर्चा करते हैं तो एक गुणात्मक पक्ष हो जाता है, और ये प्रतिशत में नहीं आ पाता है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी समाज में ऐसा परिवर्तन आए जिससे मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है, वो अच्छाई की ओर आने वाला परिवर्तन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये विकास है। तो संस्कृति और विकास, अब बात की जाए कि क्या संस्कृति और विकास आपस में जुड़े हुए हैं, तो देखिए, विकास कहाँ होगा, विकास होगा इधर मानव समाज में। विकास कहाँ होने वाला है, मानव समाज में होगा। ऐसा तो है नहीं कि मानव समाज के बाहर हमें विकास करना है। जो भी विकास किया जा रहा है मनुष्य के लिए किया जा रहा है, मानव समाज के लिए किया जा रहा है, उसके सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जा रहा है। अब मानव समाज में ही विकास होने वाला है, तो मानव समाज में क्या है, संस्कृति है, यानी मनुष्य ने जिस संस्कृति का निर्माण किया है, एक्चुअली विकास स्वयं संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है। तो विकास कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ेगा, संस्कृति के साथ जुड़ेगा। विकास का जो पक्ष होता है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने पैसा दे दिया है, अब तुम विकास कर लो, और विकास अब तो हो ही जाएगा क्योंकि पैसा दे दिया है। ऐसा नहीं होता है। संस्कृति का ऐसा बहुत बड़ा पक्ष होता है जो इस विकास को प्रभावित कर देता है, क्योंकि वो मानव समाज में ही होता है। विकास करने वाले लोग कौन है, मनुष्य। किनका विकास किया जा रहा है, दूसरे मनुष्यों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट उसमें संस्कृति का जो पक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है विकास में। या तो वो विकास को सुविधा प्रदाता के रूप में काम कर देगा, यानी सकारात्मक रूप में काम करेगा, विकास को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि ये एक पक्षीय कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। या फिर क्या कर देगा, वो बाधक के रूप में काम करेगा। अब देखिए, विकास करने का काम मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा किया जाता है। विकास के लिए जो भी कहना चाहिए कि जो आपको जो कहना चाहिए, स्कीम्स बनाने का जो काम होता है, योजनाएं बनाने का जो काम होता है, योजनाबद्ध विकास होता है, ठीक है। योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है, गवर्नमेंट छोटी छोटी स्कीम से लेकर के, शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म की स्कीम्स बनाती है, और हर एक क्षेत्र में स्कीम्स बनाती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब सरकार किसके लिए बनाती है, तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ा पक्ष क्या है, वो है जनता का। अब सरकार के जो विकास कार्यक्रम है उनकी सफलता के लिए ये आवश्यक है कि जनता से सरकार को क्या मिले, समर्थन मिले, ठीक है। इसलिए सरकार बार बार बोलती है कि विकास हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और आपका सहयोग हमें जरूरी है, आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।
बिना सहयोग के यदि जनता ने सहयोग दे दिया तो क्या होगा, वो विकास कार्य सरकार का सफल हो जाएगा। जनता ने विरोध कर दिया तो सरकार कितना भी कुछ भी कर लेगी, विकास कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि स्वच्छता की यदि हम बात करें तो स्वच्छता में पूरे देश में इंदौर प्रथम स्थान पर है, बहुत लंबे समय से प्रथम स्थान पर है। अब बात ये आ रही है कि क्या इंदौर का मॉडल, स्वच्छता का जो मॉडल है, क्या भारत के दूसरे शहरों में अप्लाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। मॉडल तो कट कॉपी पेस्ट करना है। तो बाकी के शहरों में ये उतना ज़्यादा सफल क्यों नहीं हो पा रहा है जितना कि ये सफल इंदौर में है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है जनता। तो इंदौर की जो जनता है उसने क्या किया है, उस स्वच्छता कार्यक्रम को भरपूर सहयोग दिया है और अब स्वच्छता का आंतरिकरण इंदौर की जनता के द्वारा कर लिया गया है। यदि सड़क पर कोई व्यक्ति गलती से कुछ भी फेंक देता है, भले ही वो कागज का टुकड़ा फेंक दे या चिप्स खा करके चिप्स के पैकेट में फेंक दे, तो आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं और उस दृष्टि से देखते हैं, और व्यक्ति जब वो देखता है कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं तो वो स्वयं को अपराधी मानने लगता है। कई बार लोग टोक भी देते हैं, कई बार विवाद भी हो जाता है। तो कुल मिला करके स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि जनता का सहयोग। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जनता की जागरूकता, ये सब क्या है? ये संस्कृति है एक्चुअली, देखा जाए ना। ये सांस्कृतिक पक्ष हो गया इंदौर की जनता का कि वो स्वच्छता को उन्होंने आत्मसातीकरण उसका कर लिया। तो ओवरऑल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि विकास बिना संस्कृति के सहयोग के संभव नहीं है। आप उसे बोल दें बिना जनता के सहयोग के या बिना सांस्कृतिक सहयोग के संभव नहीं है, ठीक है? तो ये अपने आप में एक सत्य है। तो कुल मिलाकर के संस्कृति विकास के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मानव समाज जुड़ा हुआ है इसलिए संस्कृति भी जुड़ी हुई है। और विकास में संस्कृति के दोनों ही पक्ष हैं, वो उस विकास को सहयोग दे सकती है और वो इस विकास में बाधक भी बन सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब संस्कृति के हम चूंकि दोनों पक्ष देखेंगे और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं भौतिक संस्कृति से। भौतिक संस्कृति में मैंने आपको बताया था कि भौतिक संस्कृति में सभी प्रकार के आविष्कार सम्मिलित हैं और सभी प्रकार के निर्माण सम्मिलित हैं। जितनी भी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, हम प्राकृतिक वस्तुओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, केवल उन्हीं वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, ठीक है? इसमें सारे आविष्कार आ जाते हैं। आप कहीं से भी प्रारंभ कर लीजिए, पहिए या फिर प्रिंटिंग प्रेस अपने आप में क्रांतिकारी आविष्कार था। और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, कंप्यूटर तक आ जाती है, ठीक है? कंप्यूटर भी एक क्रांतिकारी आविष्कार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ जाती है। यदि हम इनकी चर्चा करें तो इन्होंने सदैव क्या किया है? विकास में सहयोग दिया है। इनका आविष्कार ही इसलिए किया गया था ताकि मानव समाज आगे बढ़े। निर्माण की चर्चा करें तो निर्माण में सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे इसमें सभी प्रकार की बिल्डिंग आ जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा सड़क आ जाती है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, बहुत कुछ बना हुआ है। इनका निर्माण भी इसलिए किया जाता है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बड़े बड़े ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस भी हैं, साथ ही साथ क्या है, निजी क्षेत्र के ऑफिस भी हैं, ठीक है? सड़कें बनी हुई है। सड़क से मतलब देखिए अकेला सड़क नहीं है, पूरा का पूरा हम परिवहन की चर्चा कर लें, परिवहन की चर्चा कर लें, ठीक है? ये सब मनुष्य द्वारा ही निर्मित है। किस लिए? ताकि मानव समाज आगे बढ़े, विकास की ओर अग्रसर हो। तो ओवरऑल यदि हम इन दोनों की चर्चा करेंगे तो 99% एस्पेक्ट इनका क्या है कि इन्होंने विकास को सहयोग दिया है। यानी भौतिक संस्कृति विकास में सहयोगी है तो 99% तो सहयोगी है, 1% कहाँ नहीं है। जबकि इनका प्रयोग गैर सामाजिक गतिविधियों में होने लगे, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में
सरकारी संगठन भी हो सकता है, बिल्डिंग में कोई निजी क्षेत्र का संगठन भी हो सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग में अनैतिक गतिविधियों का भी संचालन किया जा सकता है। उसी बिल्डिंग में किसी आतंकवादी संगठन का भी कहना चाहिए कार्यक्रम चल रहा है, या बड़े बड़े अपराधी आकर के छुप सकते हैं। सड़क का प्रयोग मिलिट्री भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, तो अपराधी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या है कि हमने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, इनका यूज केवल हम नहीं कर रहे हैं, अपराध जगत के जितने लोग हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर, इंटरनेट, हैकिंग की घटना होती है, तो जो हैकिंग की घटना होती है उसका यूज जो अच्छे लोग हैं वो तो कर नहीं रहे, आपराधिक मानसिकता के ही लोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का तात्पर्य है कि भौतिक संस्कृति विकास में बाधक केवल तब और तब आ जाती है जबकि उसका मिसयूज होने लगे, और मिसयूज बड़ा इंटेंशनली होता है। जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग होते हैं, यदि वो उसका मिसयूज करने लगते हैं तो क्या होगा, विकास में बाधक हो जाएंगे वो, ठीक। लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में क्या है, ये विकास में सहयोगी होती है। कौन सी संस्कृति? भौतिक संस्कृति। अब हम अभौतिक संस्कृति की बात करें। अब देखिए, अभौतिक संस्कृति जिसे हम वास्तविकता में संस्कृति मान करके चल रहे हैं, इसके ये जो पक्ष हैं, ये विकास में दोनों ही तरीके की भूमिका निभाते हैं, सहयोगी प्लस बाधक। कैसे? संस्कृति का एक पक्ष होता है परंपरा और प्रथा। ये भारत जैसे देश की यदि हम बात करें तो भारत जैसे देश में परंपराएं और प्रथाएं कैसी मिलेंगी आपको? बहुत ज्यादा मिलेंगी। और भारत में भी क्या है, ग्रामीण समाज की यदि हम चर्चा करें तो जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज में परंपराओं और प्रथाओं की भूमिका कैसी होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। जो भी परंपराएं और प्रथाएं होती हैं वो हमेशा ही कैसे होती हैं, वो विकास के आड़े आ जाती हैं, यानी विकास में अवरोधक की भूमिका निभाने लगती हैं। तो यदि कोई समाज ऐसा समाज है, जैसे हम भारतीय समाज और अमेरिकी समाज की यदि हम तुलना करें, तो भारतीय समाज में बहुत सारी परंपराओं और प्रथाओं, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे बाल विवाह की जो प्रथा है वो है, पर्दा प्रथा है वो भी चली आ रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम है वो चलता है, इसमें लोगों का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है, वो गरीबी में आ जाते हैं। इसके अलावा विवाह विवाह में हमारे यहाँ बहुत पैसा खर्च होता है, दहेज प्रथा चलती है हमारे यहाँ। इस प्रकार की ना जाने कितनी परंपराएं प्रथाएं चल रही हैं, जो वास्तविकता में देखा जाए तो देश को सहयोग, देश के जो विकास है उसको सहयोग नहीं दे रही हैं, उसके मार्ग में अवरोधक हैं। दूसरी बात, मूल्य और प्रतिमान। अब देखिए, मूल्य और जो प्रतिमान है, मूल्य प्रतिमान की यदि हम चर्चा करें तो हर एक समाज में मूल्य प्रतिमान मिलते हैं, और यदि ये मूल्य प्रतिमान आधुनिक प्रकृति के हैं, आधुनिक प्रकृति के हैं प्लस लोकतांत्रिक प्रकृति के हैं, तो क्या होगा, समाज क्या करेगा, ये विकास में सहयोगी रहेंगे। विकास में कैसे रहेंगे? सहयोगी रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है, ये विकास के विरोध में। मूल्य प्रतिमान यदि कैसे हैं, यदि ये रूढ़िगत हैं तो क्या होगा, बात वही होगी, प्रथा परंपरा की होगी, तो ये विकास में क्या हो जाएंगे, बाधक बन जाएंगे। भारत जैसे देश में मूल्य प्रतिमान आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में आप बात करेंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो आधुनिक मूल्य प्रतिमानों से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के द्वारा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शिक्षित होते जाएंगे, आपके मूल्य उतने ही ज़्यादा आधुनिक होते जाएंगे। इसलिए सरकार जब विकास के किसी भी कार्यक्रम की उद्घोषणा करती है, तो यदि आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्य के लोग हैं वहां पर, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं तो लोग क्या करने लगते हैं, परंपरागत मूल्य प्रतिमान वाले लोग ये क्या करने लगते हैं, वो उसका विरोध करने लगते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में जाति से जुड़े हुए बहुत सारे मूल्य प्रतिमान हैं। भारत में क्या है, जाति व्यवस्था है,
और जाति व्यवस्था के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मूल्य प्रतिमान हैं, और ये हमेशा ही क्या हुआ है, ज्यादातर केस में जो जाति व्यवस्था के मूल्य प्रतिमान है, इन्होंने विकास में बाधक के रूप में ही भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर के कोई भी देश, उसके मूल्य प्रतिमान यदि आधुनिक हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों की बात करें, हम यूरोप की चर्चा करें, अमेरिका की चर्चा करें, तो उनके मूल्य प्रतिमान कैसे हैं, आधुनिक हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमसे विकास में आगे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, विश्वास व्यवस्था। देखिए, विश्वास व्यवस्था और विश्वास व्यवस्था ही एक्चुअली देखा जाए ना, तो धर्म, विश्वास व्यवस्था और धर्म, हम यहाँ पे दोनों को लगभग एक जैसा लेकर के चल सकते हैं इस समय। तो विश्वास व्यवस्था होती है किसी भी समाज की, वो मूल्यों के आधार पर ही बनती है। विश्वास व्यवस्था के आधार पर ही धर्म चलता है। ठीक, धर्म कुछ और नहीं है एक्चुअली देखा जाए ना, तो धर्म एक विश्वास व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। इसलिए लोगों का भरोसा विश्वास व्यवस्था या धर्म के आधार पर जिस प्रकृति का होगा, यदि वो विकास के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या रहेगा, यानी कि आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ है और मूल्य निरपेक्ष बातों के साथ जुड़ा हुआ है, तो विकास को समर्थन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? यदि हम धर्म की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, हम धर्म की चर्चा करें, धर्म या विश्वास की चर्चा करें, विश्वास व्यवस्था, विश्वास व्यवस्था में कई बार आपने देखा होगा अंधविश्वास की घटनाएं आने लगती हैं। और ये जो अंधविश्वास होता है, ये हमेशा ही क्या होता है, ये समाज की आधुनिकता और समाज के विकास के आड़े आता है, उसका हमेशा विरोधी होता है। धर्म की यदि हम बात करें, तो धर्म में हम हिंदू धर्म की चर्चा कर लें एक साइड, दूसरी साइड हम जैन धर्म की चर्चा कर लें। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये हमेशा ही व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में आगे रहते हैं, तो ये विकास को प्राथमिकता कहीं ना कहीं देते हैं। ऐसे ही जो मैक्स वेबर थे, मैक्स वेबर ने क्या किया था, मैक्स वेबर ने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन किया था, और प्रोटेस्टेंट धर्म के चलते वेबर ने बोला था कि यूरोप में पूंजीवाद आया। यूरोप में क्या है, पूंजीवाद आया। पूंजीवाद यानी कि विकास को बढ़ावा देना। तो कई बार विश्वास व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि वो विकास को और या आर्थिक विकास उसको बढ़ावा देती है। हम हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म मोक्ष की अवधारणा पर ज्यादा भरोसा रखता है। देखिए, मोक्ष के आधार पर और भी लोग धर्म भरोसा रखते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो कहना चाहिए कि पैसा है, पैसे को हम क्या मान करके चलते हैं, माया के नाम से मान करके चलते हैं। और ज्यादातर लोग इसमें ये मान करके कि भाई जितना आवश्यक है उतना ही किया, मतलब उतना ही किया जाए, उतना ही पैसा कमाया जाए, अनावश्यक माया का मोह ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि धार्मिक व्यवस्था इस प्रकार की है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विकास के मार्ग में बाधा हो जाती है। यदि कट्टरवादिता ज्यादा है, यदि किसी धर्म में कट्टरवादिता ज्यादा है, तो क्या रहेगा, जैसे यदि हम पाकिस्तान की चर्चा करें, तो पाकिस्तान में क्या है, धार्मिक कट्टरवादिता बहुत ज्यादा है, और इसके लिए वहां पर क्या है, विकास की जो घटनाएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो धर्म या विश्वास व्यवस्था ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए शिक्षा की बात करें, शिक्षा व्यवस्था का तो बहुत बड़ा रोल है, इसको कहना चाहिए कि समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का स्तर जितना ज्यादा अच्छा होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ विकास को लोग ज्यादा स्वीकार करेंगे और सहयोग भी देंगे। ठीक है, शिक्षा का स्तर जितना कम होगा, जैसे हम ग्रामीण समाज की चर्चा करें, शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना अपने आप में क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था का स्तर यदि उच्च है तो विकास को वो सहयोग देगा, नहीं है उच्च तो वो उसके विरोध में आ जाएगा। महिलाओं की स्थिति,
किसी भी समाज में जो महिलाओं की स्थिति होती है ना, महिला क्या होती है विकास में, देखिए कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य, उस कार्य को दो लोग मिल करके करेंगे, पुरुष प्लस महिला, ठीक है। यदि अकेला पुरुष कर रहा है तो उसकी उत्पादकता उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यदि उसके साथ महिला जुड़ जाए कार्य करने में तो उत्पादकता कैसी होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यदि समाज महिलाओं को लेकर के उदार है, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है, उनको जॉब और उनको शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा समाज हमेशा ही क्या होगा, विकसित समाज होगा, विकास में आगे आ जाएगा, क्योंकि महिलाओं की भूमिका उस विकास में हो जाएगी। लेकिन यदि परंपरागत रूढ़िवादी समाज है, वहां के मूल्य प्रतिमान और परंपराएं प्रथाएं काफी दकियानुस हैं, रूढ़िवादी हैं, तो ऐसे समाज में महिला घर में ही रहती है, बाहर नहीं आ पाती है, और विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, भाषा की विविधता। भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम यदि भारत देश की चर्चा करें तो भारत देश में, जैसे दक्षिण भारत की यदि हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत में क्या है, भाषा की विविधता है। भाषा को लेकर के कहना चाहिए वो लोग बड़े संवेदनशील भी रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करें, वहाँ भाषा की विविधता है, वो लोग भी बड़े संवेदनशील होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा की विविधता बहुत है, जैसे चीनी लोग हैं, चाइनीज, वहाँ भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जो भाषा की विविधता होती है वो हमेशा विकास के आड़े आ जाती है, ठीक है, क्योंकि कई सारी जगह हम केवल और केवल विकास इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उस क्षेत्र में जो भाषा है वो भाषा इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि वहाँ पर विकास कार्यक्रम को संचालित कर देना, विकास कार्यक्रम को सफल बना देना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो जो भाषा होती है, जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं, यदि उत्तर भारत में आकर के रहने लगे या उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में चला जाए, तो उत्तर का यदि दक्षिण में चला गया तो वो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा और भाषा उसे समझ में नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं भाषा जो होती है वो विकास के मार्ग में कहीं ना कहीं सहयोगी भी होती है, इसलिए क्या है, और बाधक भी होती है। इसलिए इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट लोग कर लेते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मार्ग में सहयोगी होती है। चलिए, नवाचार को स्वीकार करना। देखिए, नवाचार से मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी नया कार्य जो परंपरा से हटकर है, नवाचार मतलब क्या है, जो परंपरा और प्रथा से हट करके है। तो यदि किसी क्षेत्र की संस्कृति इस प्रकार की है, जो लोग क्या है नवाचार को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नवाचार को स्वीकार करना सरल काम नहीं होता है। और नवाचार चूंकि नया होता है इसलिए लोगों का उसमें भरोसा क्या रहता है, लोगों का भरोसा उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। लोग परंपरा और प्रथा को क्या करने लगते हैं, उसके प्रति ज्यादा चुपके हुए रहते हैं। जैसे शुरुआती दौर में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था और कहना चाहिए हर क्षेत्र में कंप्यूटर आ रहा था, तो लोग थोड़ा सा आशंकित थे कि ये पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो चुका है, आज वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये जो नवाचार होते हैं इनको स्वीकार, यदि किसी क्षेत्र की संस्कृति ऐसी है जो उस नवाचार को स्वीकार कर लेती है तो वहां विकास को समर्थन मिल जाएगा। और यदि परंपरागत संस्कृति या नवाचार को स्वीकार नहीं करती है तो समर्थन विकास को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कर्तव्य निर्वहन की भावना। यदि किसी क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जिनके अंदर स्वयं कर्तव्य निर्वहन की भावना है तो ऐसी जगह क्या होगा, ऐसे क्षेत्र, ऐसा देश बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। एक्चुअली देखा जाए तो कर्तव्य निर्वहन की भावना के चलते ही यूरोप, ठीक है, जापान, यूएस, ये कुछ वर्षों में प्रगति नहीं करी इन्होंने। यहाँ के एक एक व्यक्ति जिसमें कर्तव्य निर्वहन की भावना थी अपने देश को लेकर के, तभी वो इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए हैं। तो यदि कर्तव्य निर्वहन की भावना है लोगों में, यदि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है कि देश का विकास अकेले सरकार नहीं कर सकती है, किसे करना पड़ेगा, हमको भी उसमें आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी उस देश का विकास हो सकता है। कर्तव्य निर्वहन की भावना सामान्य नागरिक के साथ साथ जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके अंदर भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी, चूंकि क्या होता है
कि जो विकास की योजनाएं होती हैं अंतिम रूप से सरकारी अधिकारियों के ही जिम्मे आती हैं, तो एग्जीक्यूशन कराने का जो काम होता है वो सरकारी अधिकारियों का ही होता है। इसलिए कर्तव्य निर्वहन की भावना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, नैतिकता की भावना। देखिए, समाज में यदि नैतिकता नहीं है, नैतिकता की भावना नहीं है, तो उस समाज में, उस संस्कृति में भ्रष्टाचार बहुत मिलेगा। ठीक है, और यदि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कहीं से भी हो रहा हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो रहा हो, यदि नैतिकता नहीं है तो भ्रष्टाचार मिलेगा, और भ्रष्टाचार यदि आ गया तो विकास तो भूल ही जाइए। ठीक है, इसलिए भारत जैसे देश में या कहीं भी भ्रष्टाचार जो रहता है, भ्रष्टाचार का होना नैतिकता की कमी को दर्शाता है। इसलिए आप देखा होगा, आपका एमपीपीएससी का जो पेपर 4 है वो उसका नाम ही एथिक्स है। ठीक है ना, हम आप उसमें पढ़ते हैं एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में नैतिकता, क्योंकि आप सब आगे जाकर के प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो प्रशासन में नैतिकता यदि रही, और नैतिकता से ही कर्तव्य निर्वहन की भावना आ जाती है। तो नैतिकता यदि है तो विकास को हमेशा ही वो सहयोग देती है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब कहना चाहिए संस्कृति का वो पक्ष है जो विकास में, मैंने आपको दोनों ही एस्पेक्ट बता दिए कि कब ये सहयोगी होगा, कब बाधक बन जाएगा। चलिए, समाजशास्त्री मर्टन ये भी कहना चाहिए सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन को लेकर के अपना विचार सामने रखते हैं कि कब संस्कृति या संस्कृति द्वारा प्रदत्त लक्ष्य क्या हो जाते हैं, संस्कृति द्वारा प्रदत्त लक्ष्य और संस्कृति द्वारा या संस्थाओं द्वारा प्रदत्त साधन ये किस प्रकार से आपस में मिल जाते हैं। हालांकि मर्टन का ये जो सिद्धांत है आप उसको दूसरी जगह भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक बार इसे समझ लीजिए। तो मर्टन ने 5 तरीके बताए हैं किसी भी संस्कृति में। नंबर 1, अनुपालन। ठीक है, अनुपालन करने का मतलब ये है कि मर्टन ये बोलते हैं कि उस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो जो भी लक्ष्य देती है, उस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, संस्थागत साधनों का प्रयोग करते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वहाँ की संस्कृति कैसी संस्कृति, या वो जो सामाजिक संरचना है, वो जो संस्कृति है, वहाँ अनुपालन की स्थिति होती है। यानी सांस्कृतिक लक्ष्य स्वीकार कर लिए हैं हमने, और संस्थागत साधनों को भी स्वीकार कर लिया है, और संस्थागत साधनों का प्रयोग करते हुए, संस्थागत साधन से मतलब क्या होता है कि वो साधन जो संस्थागत हैं, कानूनी है, गैर कानूनी नहीं, जो लिखित रूप में बताए गए हैं, जैसे कि एमपीपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू को पास करना, ये संस्थागत साधन है। सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है, प्रशासन में जाना। नेक्स्ट, नवाचार। नवाचार की घटना कब होती है, जब सांस्कृतिक लक्ष्य तो वही रहते हैं, लेकिन संस्थागत साधन कुछ नए तरीके से खोज लिया जाता है। जैसे आजकल एआई का यूज किया जा रहा है, और एआई का प्रयोग एमपीपीएससी में भी हो रहा है, और लोग उत्तर लेखन के लिए क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो एआई से उत्तर लेखन सीख लेना क्या कहलाएगा, संस्थागत साधन, यानी पुराना जो साधन था उसने आपने उसे अस्वीकार कर दिया, नया साधन निर्मित कर लिया। तीसरा, कर्मकांडिता। कर्मकांडिता में मर्टन ये बोलते हैं कि यहाँ लोग सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन साधनों का प्रयोग करते रहते हैं। अल्टीमेटली वो केवल और केवल जो उनको साधन दिए गए हैं, जो नियम कानून बताए गए हैं, उसका तो 100% फॉलो करते हैं, लेकिन केवल उसको ही फॉलो करते रहते हैं, और उनको लक्ष्यों की प्राप्ति से मतलब नहीं होता। जैसे ज्यादातर स्थानों पर, या भारत में भी हम बात करें, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी सेवाएं हैं, वो हमेशा ही क्या करती हैं, नियम कानूनों के पालन पर ज्यादा जोर देती हैं। अब उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो उनका एक उद्देश्य होता है कि नियम कानून का पालन होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन में ऐसे लोग रहते हैं जो सांस्कृतिक लक्ष्य उनके लिए किसी काम के नहीं होते हैं, उनके लिए पुराने सांस्कृतिक लक्ष्य काम के थे, और साधन भी किसी काम का नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के वो इस समाज में रहते हुए भी इस समाज के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, साधु सन्यासी जो रहते हैं, ठीक है,
और हर एक क्षेत्र में संत वगैरह जो रहते हैं, जो भले ही समाज में रहते हैं, लेकिन इस समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो किसकी बात करते हैं? ईश्वर की चर्चा करते हैं, दूसरे विश्व की चर्चा करते रहते हैं। सबसे लास्ट में विद्रोही प्रवृत्ति आ जाती है, और विद्रोही प्रवृत्ति में ना तो सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है, नए लक्ष्य रख देते हैं वो लोग, और संस्थागत साधनों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, नए साधन बना लेते हैं। तो ये मर्टन का एक थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ लें। ठीक, तो ये आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि जो संस्कृति है वो विकास में किस प्रकार सहयोगी भूमिका निभाती है, और साथ ही साथ बाधक के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता है, इसको लेकर के जल्दी होगा। तब तक आप अपने मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।